और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एशिया में सबसे अमीर आदमी कोई है तो वो है मुकेश अंबानी साहब। आज दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं उनमें उनका 11वां नंबर। उनकी कुल संपत्ति 98 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, यानी ऑलमोस्ट 7,40,000 करोड़ इतनी उनकी संपत्ति है। हम आम लोग जब भी बात करते संपत्ति की तो क्या सोचते हैं कि अरे उसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, एफडीज है, ऐसा सब कुछ। तो क्या मुकेश अंबानी साहब के पास 7,40,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज है? क्या उनके इतने सारी जो पैसे हैं वो बैंक में पड़े हुए हैं? नहीं। मुकेश अंबानी साहब जिस कंपनी के मेन प्रमोटर है, मेन ओनर है, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतनी है कि उनकी जो संपत्ति है वो 7,40,000 करोड़ की है। एक 15 दिन पहले एक बड़ी न्यूज आई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल कंपनी, अमेरिका की कंपनी, वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी तो है ही, लेकिन उसका वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन इतना बना। वो कंपनी 225 लाख करोड़ इतनी बनी। तो 225 लाख करोड़ की एक कंपनी कैसे बन सकती है? क्या उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा शेयर्स है क्या? नहीं। उनके पास जितने शेयर्स है उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे देश की जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो भी इतनी नहीं, वो भी $3 ट्रिलियन से कम है और उससे भी ज्यादा बढ़ के कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, चाहे वो आपकी कंपनी को बड़ा बनाना हो, चाहे आपकी संपत्ति को बड़ा बनाना है, तो कौन सी चीज है जो इसको बनाती है? और वो है कंपनी के शेयर्स और शेयर्स का वैल्यूएशन। और ये वैल्यूएशन समझना, ये शेयर्स को समझना बहुत 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 जरूरी है। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा करियर कौन सा है? अगर आप यहां अपने देश में, भारत में, अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, क्या वो सबसे बड़ा करियर है? क्या आप यहां मंत्री भी है तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा करियर है? तो नहीं। अगर आप यहां अपने देश में आईएएस ऑफिसर है, मंत्री है, कोई भी है, लेकिन अगर आप बाहर के देशों में जाओगे तो शायद वहां के लोग आपको पहचाने ना, आपको समझे ना कि आप कौन है कर। लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्टार्टअप कंपनी के मालिक हो, प्रमोटर हो, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, जिसका वैल्यूएशन 7,500 करोड़ है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा करियर है। अगर ये है तो दुनिया में जितनी इज्जत आपको मिलेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। दोस्तों, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ इस पे निर्भर होता है कि आपने इस पे क्या करके दिखाया है। तो सबसे बड़ा करियर अगर दुनिया में कुछ है तो वो है $1 बिलियन कंपनी के मालिक, स्टार्टअप का मालिक। और इसी $1 बिलियन कंपनी को कहते हैं यूनिकॉर्न। दोस्तों, हर देश में ये ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न हो, इसलिए हर गवर्नमेंट काम करती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, बहुत सारी सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करती है, इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश करती है। हर देश को लगता है कि उन कंपनी, उनके देश में ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनियां तैयार हो जो यूनिकॉर्न बने। क्यों? क्योंकि इस यूनियन कंपनी का बहुत बड़ा योगदान होता है अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर। जब एक कोई कंपनी आपके देश में यूनिकॉर्न बनती है तो उसके साथ कई सारी चीजें बनती है। एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है, कितने सारी कंपनी को वो प्रमोट करती है, इंस्पायर करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी सारी कंपनी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ऐसी बहुत सारी चीज है जिसके लिए मुझे स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा कि स्टार्टअप कैसे अपने देश को, देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, हर कोई देश इस स्टार्टअप को, इस स्टार्टअप को $1 बिलियन या यूनिकॉर्न बनाने में लगा हुआ होता है। और दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स है वो अमेरिका में है, 487। उसके बाद चाइना में है 301 और तीसरे क्रमांक पे इंडिया है, भारत है 81 पे। ये यूनिकॉर्न इतने इंपॉर्टेंट है कि इस साल भारत ने पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे करके एक दिन मनाया। अभी पिछले 5 दिन पहले 16 जनवरी को, यानी पिछले संडे को, भारत सरकार ने पहली बार ये इंडियन नेशनल स्टार्टअप दिन मनाया। और ये दिन हर साल अभी मनाया जाएगा
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस इतना है। दोस्तों अगर एमसीएल बिजनेस की बात करें तो आज हमारे पास इतना पोटेंशियल है। भारत को हमारे इस धरती माँ ने, कुदरत ने इतना सब कुछ दिया है कि कोई भी तहसील हो 5500 में से हर तहसील में हमारे पास इतने सारे संसाधन है, इतने सारे रिसोर्सेस है कि अगर उनको अच्छी तरह से हम लोग डेवलप करें, रिसोर्सेस सिर्फ जमीन ही नहीं, लोग है, टैलेंट है, सब कुछ है, अगर इसको अच्छी तरह से प्रमोट करें, अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज करें, इनसे प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाए और पूरी दुनिया को बेचे, तो हम हर तहसील में कम से कम 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है। हमारे पूरे भारत में जितने 5,500 है, हर तहसील में जो अपनी हर एक एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप है, उसको हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है। लेकिन सिर्फ एमबीएस ही नहीं, हमारे एमवीपी, एमसीएल विलेज एंटरप्रेन्योर, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट जो है, वो भी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। कैसे? तो अगर आपके ग्राम पंचायत में आप कुछ अनूठा, आप कुछ इनोवेटिव ऐसा काम करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप अपने गांव के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ करते हो, तो वो सोच, वो काम हम बाकी के ग्राम पंचायत, बाकी के जगह पे रेप्लिकेट करेंगे आपके कंपनी के नाम पे, और फिर वो आपके एक ग्राम पंचायत लेवल की कंपनी भी वो पूरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपकी कंपनी भी यूनिकॉर्न बन सकती है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा उद्देश्य है, ध्येय है हमारे इस पूरे एमसीएल परिवार में। मैं चाहता हूं कि आपके सभी की कंपनियां उस लेवल तक जाए, मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाए। तो एक कैसे जाएगी, ये समझने के लिए एक्चुअली शेयर्स, ये कंपनी का शेयर्स क्या होता है, कैसे शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ता है, ये समझना जरूरी है हमें। मुझे पता है कि हमारे परिवार में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई आर्ट से है, साइंस से है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बाकी की चीज। हम लोगों ने कभी भी शेयर्स के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, वैल्यूएशन वगैरह चीज को कभी हाथ नहीं लगाया होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन हमें याद रखना जरूरी है, कंपलसरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये होने के बाद आप प्लीज घर जाके अब जरा पढ़ाई कीजिए कि क्या ऐसे होता है। दूसरी, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देके, बहुत सारा नॉलेज देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ वही चीजें बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है और जो हमें कंपलसरी समझनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी। दोस्तों कंपनी यानी क्या? तो कंपनी एक ऐसा संगठन है कि जो जिस संगठन का कुछ आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य होता है, और उस आर्थिक सामाजिक उद्देश्य के लिए ये कुछ लोग इकट्ठा आते हैं, संगठन बनाते हैं और व्यापार करते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक लीगल एंटिटी है, और ये लीगल एंटिटी भारत, ये वहां की जो सरकार होती है, उस सरकार में मुद्रित, वो पंजीकृत या रजिस्टर्ड, नोंदणीकृत ऐसी होती है। तो हर कंपनी एक नोंदणीकृत संस्था है। और हमारे भारत में कोई भी कंपनी हो, किसी भी लेवल की कंपनी हो, हर कंपनी जहां पंजीकरण करती है, जहां रजिस्ट्रेशन करती है, उस डिपार्टमेंट का नाम है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी आरओसी। इसके अलावा जो कायदा है, जो कानून है, जिसके तहत सभी कंपनियां काम करती है, उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली जो बेसिक एक्ट है, जब पहली बार इस कंपनी का एक्ट बना वो 1956 में बना, और उसके तहत आज तक सभी कंपनियों का काम चलता आ रहा है। 2013 में उसमें कुछ बदलाव हुए, जो फीडबैक्स थे उससे उसके दौरान वो सब चेंज हो गया, लेकिन बेसिक जो ढांचा है इस कंपनीज एक्ट का 1956 का, वो अभी भी बरकरार है। दोस्तों इस कंपनी के कई सारे प्रकार है, और ये प्रकार इस पे निर्भर है कि कितने सारे लोग आके इस कंपनी को बनाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहले जो टाइप है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी ऐसी कंपनी की जहां उसका मालिक सिर्फ एक आदमी है, और वो एक ही आदमी सभी रोल कर रहा है, सभी काम अपना कर रहा है। दूसरा जो प्रकार है, टाइप है, उसका नाम है पार्टनरशिप फर्म, जहां दो या ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं और कंपनी को चलाते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी में जब पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं,
हमें हमेशा लगता है कि 2-3 लोग रहेंगे जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, लोग या संस्था जो भी। लेकिन अगर आप लॉ में पूछेंगे, कायदे कानून में पूछेंगे, तो ये संख्या 100 तक हो सकती है। 100 तक लोग इकट्ठा आके कंपनी पार्टनरशिप में बना सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स आते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, संस्था हो सकती है, और हर एक का अपना अपना एक रोल होता है, अपनी अपनी एक लायबिलिटी होती है जो लिमिटेड होती है उसके विषय में। तो समझो 3 जन आते हैं, एक ने बोला कि मैं टेक्नोलॉजी संभालूंगा, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है कि मैं पैसा फाइनेंस देखूंगा, तो फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कहता है मैं मार्केटिंग करूंगा, तो मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीनों अपने मिलकर काम करते हैं, और ये तीनों अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, पूरे कंपनी के लिए नहीं। इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स है वो हिस्सेदार, वो उसके ओनर है, वो हिस्सेदार है, और ऐसी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ओनर्स है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर 200 से ज्यादा उसमें शेयर होल्डर्स है, तो उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है? तो कंपनी हमेशा फॉर्म होती है किसी आइडिया के साथ, बिजनेस आइडिया के साथ। एक कोई सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हो जिसको अचीव करना है। कैसे करें, कौन सा व्यापार करें, कौन सी वस्तु, कौन सी सेवा को हम लोग तैयार करें और बेचें या लेकर व्यापार करें, उससे उस आइडिया के साथ तैयार होती है कंपनी। लेकिन आज की तारीख में जो भी कोई कंपनी शुरू करना चाहता है ना, उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वो है प्रॉफिट। कोई तो उनके आर्थिक सामाजिक बाकी की चीजों को ज्यादा वो देखते भी नहीं उसकी तरफ। वो सिर्फ देखते कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं कंपनी चालू करूंगा। तो पैसा कमाना है, मुझे कंपनी चालू करनी है, तो मैं क्या करूं, कौन सी कंपनी चालू करूं? तो वो आजू बाजू देखता है। तो उसको समझ में आता है कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो चलिए मिलकर रियल एस्टेट की कंपनी चालू करते हैं। फिर वो देखते हैं कि कोरोना में तो कितने सारे मेडिकल शॉप्स थे, मेडिकल शॉप्स का कितना धंधा बढ़ा, तो चलो मेडिकल की दुकान चालू करते हैं, किराना दुकान की चालू करते हैं, क्योंकि किराना तो लगने ही वाला है, कुछ भी रहे, लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे। यहां तक कि अगर किसी का चाय का ब्रांड है, किसी का कॉफी का ब्रांड है, तो वो तो बहुत अच्छा चल रहा है धंधा, चलो उसको शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से लोग आज की तारीख में बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उनका एक ही मोटो, एक ही फोकस रहता है, पैसा कमाना। लेकिन दोस्तों बिजनेस जो है ना, बिजनेस है समस्या का समाधान। बिजनेस है ना, आज सपोज आप एक गांव में रह रहे, अपने तहसील में रह रहे, शहर में रह रहे, तो वहां शहर में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कोई सी कमतरता है, ऐसा कौन सा गैप है, ऐसी कौन सी जरूरत है लोगों की जिसको आप पूरा कर सकते हो? अगर आपके गांव में बच्चों के कपड़े की दुकान नहीं, अच्छे बच्चों के कपड़े नहीं मिलते, तो अगर आपने अच्छे बच्चों के कपड़े तैयार किए, उसकी दुकान डाली, लोगों को वो दिए, तो वो हो सकता है बिजनेस। अगर आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कुछ आप अच्छा करते हैं, तो वो है बिजनेस। अगर आप अपने लोगों को एजुकेशन में या कौन सी भी ऐसी चीज में मदद करते हैं उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए, तो वो है बिजनेस। जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो है बिजनेस। दोस्तों आज एमसीएल परिवार में अगर हम देखें, तो हमारे पास कितने सारे समस्या है। हमारे गांव में किसानों की कितनी बड़ी समस्या, खेती की कितनी बड़ी समस्या। आज हमारे लोग गांव से अपनी खेती बाड़ी छोड़ के वहां शहरों में जाके बस रहे, और कहा झोपड़पट्टी में। हमारे यहाँ गांव में, तहसील में, जगहों में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मेडिकल का प्रॉब्लम है। और ये सभी प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप कर रहे हैं, ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट इन समस्या के समाधान के लिए कर रहे हैं। ये है बिजनेस। तो दोस्तों ये जब बिजनेस हम लोग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगती है। पहली लगती है मैन पावर। पहले तो आपको उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करना होता है कि चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो आप लिखते हैं कि मैं इस कंपनी के तहत कौन से उद्देश्य, कौन से ध्येय को हासिल करूंगा, और यही चीज आप वो आरओसी में देते हो। आरओसी में आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी होते हैं। और फिर आप टीम तैयार करते हो, क्योंकि सभी काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लगती है टीम अलग अलग काम करने के लिए। फिर आपको लगते है मटेरियल, यानी देखिए अगर आप हमें बायोफ्यूल एस्टेट का प्रोजेक्ट करना है, तो आपको जमीन लगती है, आपको ऑफिस लगता है, आपको कई सारे चीज। यानी अगर मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, तो ये कंप्यूटर भी एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो मुझे लगता है बिजनेस के लिए। तो ऐसे कई सारे मटेरियल लग सकते हैं।
और ऑफ कोर्स सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल अगर कुछ है तो वो है पैसे। पैसे लगते हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं है आपके पास तो ये कितनी भी अच्छी आइडिया वो आगे जा ही नहीं पाएगी, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो पैसे, और इसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें लगती है जो मैं अभी इसमें लेना नहीं चाहता, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, मार्केट है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में पढ़नी पड़ती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, आज जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले इस टॉपिक का वो है पैसे। तो कैसे कोई कंपनी पैसे जमा करती है वो देखते हैं। तो सबसे आसान या सबसे मोस्ट क्या बोलते हैं, फेमस तरीका हमारे सभी उद्योजकों के पास है, वो है कर्जा। सभी लोग पहले क्या करते हैं, कर्जे की तरफ जाते हैं कि मैं ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, तो एक डीपीआर तैयार करते हैं प्रॉपर कि मेरा ये प्रॉपर बिजनेस प्लान है, मुझे इसके लिए लोन चाहिए। और ये पूरा वो डीपीआर लेके, वो पेपर्स लेके वो जाते हैं बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और उनको बोलते हैं कि मुझे ये 10 करोड़ रुपए चाहिए। और वो जो बैंक में या इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ जो मैनेजर होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बिजनेस से क्या हासिल करने वाले, आप अपने बिजनेस से क्या सामाजिक आर्थिक उन्नति करने वाले, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहता है उसका कि अगर मैंने आपको पैसा दिया और अगर आपकी कंपनी नहीं चली तो मैं अपना पैसे कैसे ले लूंगा। तो उसको क्या लगता है, कोलैटरल, उसको लगती है सिक्योरिटी। अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो 20 करोड़ की सिक्योरिटी आप लाके, अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो कम से कम 15 करोड़ की दो। तो कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो भी मैं ये प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे ले लूं, बस इसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता बहुत 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 गलत है। क्यों मैं आपको बोलता हूं, अभी कोरोना में पिछले 1.5 सालों में हमने देखा, 1.5-2 साल में, कि कितने सारे कंपनियां, रेस्टोरेंट, बहुत सारे सेक्टर्स ये इफेक्ट हुआ लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स बंद थे। ये कोरोना खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग 30% से 40% होटल रेस्टोरेंट तो चालू भी नहीं हो पाए। कितने सारे मॉल्स में कितने सारे शोरूम्स हैं वो खुल नहीं पाए। उसका क्या कारण था, क्योंकि ये 1 साल में 1.5 साल में जब आपका व्यापार बंद था, बिजनेस बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट चालू ही था। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके बाहर, उनका वो जो इंटरेस्ट है, उनका जो ईएमआई है वो चुकाना ही पड़ता है। और ये व्यवस्था है, ये ना उस मैनेजर के हाथ में है ना उस किसी ऑफिशियल के हाथ में, ये व्यवस्था है। और इसी की वजह से इतने सारे बिजनेसेस प्रॉब्लम में आते हैं, संकट में आते हैं। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है जो लोन का नहीं, वो है कंट्रीब्यूशन। अगर कुछ पैसे चाहिए तो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है कंट्रीब्यूट करने अपना हिस्सा, वो तो ऑफ कोर्स द ओनर, द प्रमोटर, जिसके दिमाग से ये सब बिजनेसेस शुरू होते हैं, वो सब अपनी पूंजी पहले उसको लगाता है। और दूसरे जो है वो है अदर देन प्रमोटर। यानी 2 ही तरीके हो सकते हैं। अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो एक तो मैं अपने यहां से लेके आऊंगा, नहीं तो मैं जो प्रमोटर नहीं है बाकी के लोगों से लेके आऊंगा। और कौन सा उसका तरीका होता है, वो तरीका होता है शेयर्स यानी हिस्सेदारी। तो आप मुझे पैसे दो, मैं आपको मेरी कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा। बस इतने सिंपल प्रिंसिपल के साथ ये काम शुरू होता है। कितने सारे लोग आ सकते हैं आपकी कंपनी को पैसा देने, कंट्रीब्यूट करने, ये भी डिपेंड होता है कि कौन से टाइप की कंपनी है आपकी। यानी हमने देखा कि प्रोप्राइटरशिप में, एलएलपी में जितने सारे जो लोग रहते हैं वो उतने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड कंपनी में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं, 200 लोग आके आपको पैसा दे सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 200 से भी ज्यादा लोग पैसे दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी आप किस तरह से पैसा ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये लिस्टेड है स्टॉक या शेयर मार्केट में या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा जैसे हम लोगों ने अभी कंट्रीब्यूशन या शेयर्स बहुत सारे लोगों से लेते हैं और कंपनी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, वैसे कर्जा भी आप बहुत सारे लोगों से ले सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक बैंक या एक इंस्टीट्यूशन आपको कर्जा दे,
हो सकता है वही 200, 500, 1000 लोग भी आपको अपने अपने हिसाब से कर्जा दे। एक तो वो जो लोग है, एक एक आदमी जो आपको कर्जा दे रहा है, एक तो उसकी जो जोखिम होती है, रिस्क होती है, वो कम हो जाती है, और आपको इन सबको कोलेटरल देने की जरूरत भी नहीं होती। और इसी लोन को, जैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन को करते हैं शेयर्स, वैसे हर इस एक लोन को कहते हैं डिबेंचर्स। और ये डिबेंचर दो टाइप के हो सकते हैं, यानी दो ही नहीं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख इसके जो टाइप्स है, जो प्रकार है, वो ये है कि अगर लोग स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से, मैं आपको पहले तो कर्जा दूंगा, देखूंगा कि आपकी कंपनी चल रही है कि नहीं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही, तो वो चाहते हैं कि वो सब उनका कर्जा शेयर्स में तब्दील हो, तो शेयर्स उनका बढ़े। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और ऐसे कई सारे चीजें हैं इस डिबेंचर के बारे में, लेकिन मैं आज वो आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है शेयर्स के ऊपर। तो ये सब है कि हम लोग कंपनी के लिए एक तो पैसे ला सकते हैं कंट्रीब्यूशन से, शेयर से, नहीं तो हम लोग पैसे ला सकते हैं इस लोन से, डिबेंचर से। लेकिन एमसीएल में हम लोग क्या करेंगे, तो एमसीएल में पूरी जिंदगी जो हमें बिजनेस करना है उसको लेके हमारे कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, और वो नियम ये है कि हम कोई भी लोन नहीं लेंगे। हमारी कोई भी एमसीएल स्टार्टअप कंपनी, हमारी कोई भी एमसीएल विलेज कंपनी, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन किसी के ऊपर नहीं होगा। हर कंपनी, हर बिजनेस जो हमें तैयार करने हैं, वो प्रॉपरली 100% लोन फ्री ऐसे ही बिजनेस है। कोई भी लोन नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। यहां तक के हमारा जो किसान है, किसान के ऊपर भी कोई लोन ना हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके बलबूते पे हमें इतनी सारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनानी है, उसके ऊपर भी कोई लोन ना हो। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा नियम है, सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को। अभी इसी शेयर्स को इक्विटी भी कहते हैं, इसी शेयर को स्टॉक्स ऐसा भी कहते हैं। तो क्या होता है शेयर्स? तो दोस्तों सपोज ऐसी आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी की जो हिस्सेदारी है या आपकी कंपनी की ओनरशिप जो है, वो ओनरशिप का छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर्स। यानी अगर आपकी कंपनी के 10 लाख शेयर्स है, इसका मतलब क्या कि आपने अपनी कंपनी की जो ओनरशिप है, मालकी है, वो 10 लाख हिस्सों में बांटी है। तो और 10 लाख हिस्सों में सबसे ज्यादा हिस्से जिसके पास होते हैं वो उस कंपनी का ओनर होता है। तो शेयर्स है आपकी मालकी का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा। अभी इसके प्रकार है इस शेयर्स के। सबसे पहला प्रकार है तो कॉमन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी कौन से शेयर्स? यानी वही शेयर जिसके साथ कोई प्रोमोटर शुरू करता है। यानी ये वो शेयर्स होते हैं जो प्रोमोटर जैसे ही होते हैं, जो आपकी कंपनी की तरक्की के साथ बढ़ते हैं, कम ज्यादा होते हैं, जो आपको कंपनी को चलाने के लिए जो वोटिंग राइट्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स को चुनाव होते हैं, जहां वोटिंग देनी होती है, तो वहां चुनाव का भी काम आप वोटिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास ये ऑर्डिनरी शेयर्स। और ये सबसे ज्यादा शेयर जो लोग दुनिया में खरीदते हैं, जिसमें इंटरेस्ट होते हैं, वो है कॉमन शेयर्स। इसके अलावा और एक दूसरा प्रकार है जिसको कहते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। ये जो शेयर्स है ना, ये ऐसा समझे कि हाइब्रिड है, लोन यानी कर्जा और शेयर्स, इसके बीच का हाइब्रिड सहयोग। इसमें कुछ फीचर्स लोन के ही है, लोन के भी है और कुछ शेयर्स के भी है। लोन के कैसे? कि ये आदमी, ये जब प्रेफर्ड शेयर्स जब कोई कंपनी आपको देती है, तो वो कंपनी आपको इस शेयर के ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, उसके बारे में भी आपको देती लिख के। दूसरा, अगर आपकी कंपनी चली नहीं, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, तो उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टी असेट्स होते हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार इनका होता है जिनके पास प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। लेकिन ये शेयर्स जैसे होते हैं। इसका मतलब कैसे है कि ये शेयर्स जब भी जैसे अगर कंपनी ने किसी ने बोला कि आपको हम लोग सालाना इतना इंटरेस्ट, या सॉरी नॉट इंटरेस्ट, रिटर्न इस शेयर्स के ऊपर देंगे, लेकिन नहीं दे पाए, कोई भी कंपनी अगर नहीं काम कर रही, तो इससे आपको उस कंपनी का वैल्यूएशन कम नहीं होता, वो वैल्यूएशन वैसे ही रहता है।
लोन में ऐसा नहीं होता, डेट में, डिबेंचर में, बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। अगर किसी बैंक का ईएमआई अगर आपने नहीं चुकाया तो आपकी तो वो जो सिबिल रेटिंग है वो डाउन हो जाती है, कंपनी की सिबिल रेटिंग डाउन हो जाती है। वैसे इधर नहीं होता, अगर कंपनी किसी भी कारण आपको नहीं दे पाई पड़ता हुआ तो वो उससे कुछ उसकी रेटिंग जाती नहीं है। दूसरा, अगर आपको जो लाभांश देना है, डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले कंपनी आपको लाभांश देती है। तो इस तरह शेयर्स के बाकी सभी चीजें इसमें होती है, लेकिन ये इसमें वोटिंग राइट नहीं होता। ये लोग वोट नहीं कर सकते जिनके पास प्रेफर्ड शेयर होते हैं, और ये वही मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। अब इसके कई सारे प्रकार हैं, प्रायर प्रेफर्ड, प्रेफरेंस प्रेफर्ड, यानी कौन से ये प्रेफर्ड शेयर्स के भी कंपनियां ना, जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो लेके आती है ये प्रेफर्ड शेयर्स, और ये उनकी सीरीज होती है, प्रेफर्ड शेयर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। तो जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं प्रायर प्रेफर्ड, उसके बाद में जो आता है उसको कहते हैं प्रेफरेंस प्रेफर्ड, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड, यानी कुछ ऐसे प्रेफर्ड शेयर्स जो सामान्य शेयर, कॉमन शेयर्स में भी जा सकते हैं, तो कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, यानी अगर आप एक साल उनको रिटर्न नहीं दे रहे तो अगले साल का चला जाएगा, उसके अगले साल चला जाएगा, तो क्यूमुलेटिव, वो उसको क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड बोलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव यानी हर साल आपको परतावा देना ही पड़ता है, एक्सचेंजेबल, पार्टिसिपेटिंग, परपेचुअल, प्यूटेबल, मंथली इनकम। अब मैं इसकी बहुत सारा डिटेल्स आपको नहीं देना चाहता। आज मैं जो भी नॉलेज आपको देना चाहता हूं ना, वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक देना चाहता हूं कि जो आपको याद रहे, चुएबल रहे। बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं आपको नहीं बताना चाहता। डिविडेंड, लाभांश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबको लगता है कि क्या होता है लाभांश, कितना मिलेगा मुझे डिविडेंड, कि अगर मेरे पास शेयर्स है। तो दोस्तों पहले समझिए कि लाभांश यानी शेयरिंग द प्रॉफिट। कंपनी अपने सब पूरा बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड। लेकिन जो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना, तो सिर्फ प्रॉफिट के साथ बाकी की भी उनको चीजें होती है। तो ऐसा मत समझे कि 10 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ और 10 शेयर होल्डर है तो मैं सबको 1-1 रुपए दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी भी कॉस्ट हो सकती है। अगले साल के लिए कुछ प्रिपरेशन हो सकती है, कुछ और कॉस्ट हो सकती है। वो सब देखने के बाद मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लाभांश देना है। और ये लाभांश हमेशा पहले गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ही शेयर होल्डर्स को मिलता है। और ये लाभांश दो तरह का हो सकता है। एक तो आप लाभांश में आपको पैसे दिए जाते हैं, नहीं तो आपको एडिशनल शेयर दिए जाते हैं कंपनी के, और ज्यादा शेयर्स। बहुत सारे लोग वो एडिशनल शेयर्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी वेल्थ, संपत्ति बढ़ती है। और कितना डिविडेंड, कितना रेट रहेगा, कितने रेट से आप मुझे इसमें डिविडेंड मिलेगा, ऑफ कोर्स ये सब डिसाइड करते हैं वहां की मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, वो मैनेजमेंट बॉडी, कि इतना सब हम लोगों ने खर्चा किया, इतना प्रॉफिट हुआ, आगे साल के लिए इतना सब पूरी तैयारी बाकी है, तो इस हिसाब से हम लोग इतना लाभांश लोगों को दे सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, अभी शेयर्स को, इनकी खरीदारी, इनका व्यापार, लेन देन कैसे होती है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा कि कोई भी कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप से लेके पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब शुरुआत होती है ना, ऑलरेडी उसकी हिस्सेदारी होती है किसी के पास। ओके, अगर वो एक आदमी है तो पूरे शेयर्स उसके पास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जो भी जितने भी लोग हैं उनके पास अपने अपने खुद के शेयर्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है प्रमोटर्स के शेयर्स के साथ। जब वो कंपनी जब शुरुआत हुई, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई व्यापार नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ उसके पास एक बिजनेस आइडिया है कि ये मेरे पास बिजनेस, ये मेरी पे एक्सपर्टीज है, ये मेरा बिजनेस आइडिया है और इस तरह से मैं ग्रो करना चाहता हूं। तो वो ये सब लेके इसके लिए जब पैसे इकट्ठा करने, तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, रिलेटिव्स के पास, और जो जान पहचान के लोग हैं, उनके जो रेफरेंसेस है, उनके पास जाते हैं और पैसे कोशिश करते कि पैसा दे। लेकिन आपको हमेशा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा हो, भगवान किसी देवदूत को भेजे, ऊपर वाला कोई फरिश्ते को भेजे और हमें पैसे दे। और ऐसे फरिश्ते जो आपको उस वक्त पैसे देते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, आपके पास पैसे भी से नहीं रहते, तो उनको फरिश्ता इन्वेस्टर यानी एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि देवदूत यानी फरिश्ता, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंजल।
तो एंजल इन्वेस्टर यानी क्या? तो वही फरिश्ते जैसे आते हैं और आपको पैसे देते हैं। वही आपके पास ना कोलैटरल होता है, ना आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपने कुछ बिजनेस किया, नहीं, आपके बिजनेस आइडिया पे वो पैसे देते हैं। तो कैसे देते हैं पैसे? इतने सारे अमीर लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास होते हैं, और ऐसे आपको पैसे देंगे। कैसे देंगे दोस्तों? ये 15 मिनट में डिसाइड करते हैं कि आपको पैसे देने हैं नहीं। 99% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम इन लोगों को जो पैसा संभालते हैं उनको आपकी टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आती। आप क्या कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, बिल्कुल समझ में नहीं आती। हालांकि उनके अंदर, उनके अंडर उनकी जो टीम होती है, 15, 20, 25, 30 लोग रहते हैं जो उनके लिए पूरा वैल्यूएशन, टेक्निकल, ये सब 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 करके उनको दे सकते हैं रिपोर्ट कि देखो सर ये करो या नहीं करो, जो कुछ है। लेकिन वो 15 मिनट, एक बार आपसे मीटिंग करेंगे तो 15 मिनट में वो जानते हैं कि यहाँ पैसे डालने हैं कि नहीं। वो उस टेक्नोलॉजी पे, बिजनेस के ऊपर पैसा नहीं लगाते, वो पैसा लगाते हैं लोगों के ऊपर, वो पैसा लगाते हैं आपके नियत के ऊपर कि आप क्या करेंगे, आप कितने पैशनेट हो, कितनी मेहनत करोगे आप अपना ये जो सपना साकार करने के लिए। क्या करोगे आप मेरे पैसे के साथ? मेरे पैसे के साथ आप मस्ती करोगे, या मेरे पैसों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके उसको देश हित में या समाज हित में उसका उपयोग करोगे, कंपनी को बड़ा करोगे। बस इसी एक ही चीज के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता, वो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या करते हैं आप, क्या पैशनेट, कितनी मेहनत से ये सब कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जब आपने, एक दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि आपने अपने कुछ पैसे थे यहां से वहां से इकट्ठा किए, और आपने एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट शुरू किया, एक छोटा सा लैब प्रोजेक्ट शुरू किया, या छोटा सा ऐसा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया और चलाया। और फिर अभी आपको लगता है कि ये छोटा जो डेमो प्रोजेक्ट है इसको अभी मैं बहुत बड़ा करूंगा, बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण करूंगा। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया को बड़ा करने के लिए जिन लोगों के पास आप जाते हैं, जो लोग आपको पैसा देते हैं, उनका नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग यानी संस्था होती है। ये लोग आपके तरफ देखते हैं, आपकी इस बिजनेस आइडिया को देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि मार्केट है क्या इसको, जो आप काम कर रहे हो। अगर मार्केट है, अगर मार्केट का पोटेंशियल है, तो क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो सब लेके, उसको इतना वहां तक लेके जाएंगे। जो चीज अभी आपने लैब में की, जब छोटे से इसमें की, क्या आपको इतना बड़े करेंगे क्या? इतना जो बिजनेस, जो मार्केट है, जो पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं क्या? तो वो सब देख के फिर आप पे पैसा डाल। लेकिन ये जब पैसा देते हैं तो बहुत सारी इक्विटी उस लेवल पे वो आपसे ले लेते हैं। इक्विटी यानी हिस्सेदारी, इक्विटी यानी शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी हिस्सेदारी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि हम जोखिम उठाते हैं, और वो जोखिम उठाते ही है। हम जोखिम उठाते हैं जब जब हम लोग इतने लेवल पैसे देते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि आगे जाके क्या होने वाला। और होता भी है, वो 10 कंपनियों में पैसा डालते हैं ना, तो 8 कंपनियां तो काम ही नहीं कर पाती वो जो इतना करना है सिर्फ। लेकिन 2 कंपनियां ऐसी काम करती है, ऐसी काम करती है कि जितना पैसा आपने 10 कंपनियों में डाला ना, उससे 10 गुना उनको पैसा वापस मिलता है। लेकिन इनका देखो, इनका एक माइंडसेट है। इनका माइंडसेट ये है ना कि उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है, नंबर 1। जो मैंने भी देखा, और जो ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, वो क्या उद्देश्य है आपके, किस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बैंक वाला देखता है ना, वो पैसे, कि मैं जब इनमें पैसा डालूंगा तो मेरा पैसा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ग्रो होना चाहिए। वो बाकी की चीज देखते नहीं। और इनका एक काम करने का तरीका होता है। वो क्या करेंगे, एक बार आपको पैसे दिए, आपसे बहुत सारी पहले तो इक्विटी ले लेंगे। उसके बाद जब भी आपको पैसे लगेंगे वो खुद लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो उस हर कंपनी को हर बार जब पैसे लाने होते हैं ना, तब उसका वैल्यूएशन करना होता है। हर बार बहुत बड़ा 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 वैल्यूएशन करेंगे, खुद ही सब पैसे लाएंगे। और इस सब पूरे प्रोसेस में वो जो ओनर होता है, जो मेन प्रमोटर होता है पहला, जिसकी आइडिया थी, उसकी इक्विटी तो 2, 4, 5% होती है। हमारे आज के तारीख में मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स है उनकी इक्विटी 5% से ज्यादा नहीं है, जिसने शुरुआत की 5%। और ये वेंचर कैपिटल उनको बढ़ा के शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ा के एक दिन आईपीओ में चले जाते हैं। और आईपीओ का वैल्यूएशन इतना ज्यादा होता है, और ये सभी शेयर्स जो उन्होंने कमाए होते हैं थोड़े से पैसे के ऊपर, वो पूरा किसको देते हैं? पब्लिक को। और पब्लिक फिर इंट्राडे खेलती रहती है हर दिन।
आज ये शेयर्स लिया मैंने, आज ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो पूरी जिंदगी फिर पब्लिक ही करते हैं। और ये वेंचर कैपिटलिस्ट अपना एक काम करके पैसे कमा के निकल जाते हैं, और इनको ये पैसे देते भी है वो स्टार्टअप्स। आई मीन सॉरी, पैसे नहीं, इक्विटी। वो चाहे जितनी मांगे उतनी इक्विटी देते। आज हमारे इंडियन स्टार्टअप्स में मैं आपको बोलता हूं, हमारे जो इकोसिस्टम की क्या मेंटेलिटी मैं आपको बताता हूं। जो लोग हमारे यहां स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, देखो सभी नहीं है, अच्छे लोग भी है, लेकिन मैक्सिमम लोग आज की तारीख में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बताया ना आपकी चाय की दुकान, मेडिकल की दुकान, हम लोग कैसे बिजनेस करते हैं शुरुआत, प्रॉफिट करना चाहिए, वैसे सेम मेंटेलिटी के साथ हमारे यहाँ स्टार्टअप पैदा होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे पैसा कमाना है बस। अभी मैं भारत में हूं, तो भारत में इतना बड़ा मार्केट तो है ही, तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो मार्केट में आप तैयार करोगे और आपको पैसा मिलेगा। तो फिर वो कहां देखते हैं, वो देखते हैं अमेरिका में। अमेरिका में क्या चल रहा है, वो कहां देखते हैं, चाइना में। चाइना में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। तो वैसी सेम मैं अपना एक बिजनेस प्लान बनाता हूं, बिजनेस प्लान बनाता हूं, और उनका एक ही चीज लेके दिमाग में लेके वो चालू करते हो बिजनेस प्लान, कि एक बार एक दिन ये कंपनी जो मैं चालू कर रहा हूं ना, एक दिन मुझे कंपनी बेच के बहुत सारा पैसा कमाना। अभी मैं कितने सारे एग्जांपल आपको दूं कि जिसमें ऐसा है। अभी फ्लिपकार्ट के जो जो ये दो बंसल्स है, जो दोस्त है, इन्होंने कंपनी शुरुआत की। ये तो दोनों अमेजन के लिए काम करते थे, तो अमेजन का सेम बिजनेस मॉडल उन्होंने यहां शुरुआत की, ओके सेम, और अपना बिजनेस का चालू किया। और आज की तारीख में उन्होंने 100% वो जो बिजनेस है ना, वो वॉलमार्ट को बेच के, ये दोनों के पास हर एक के 6,000 करोड़ है। 6,000 करोड़ क्या चाहिए जिंदगी में आपको। क्या फर्क पड़ता है फ्लिपकार्ट किसके पास है, क्या फर्क पड़ता है कि आगे के 50 साल ज्यादा साल ये वॉलमार्ट यहाँ इंडियन कंपनी इसमें राज करेगा, लोगों के ऊपर राज करेगा, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने पैसे बना लिए ना, बस हम लोग खुश, क्योंकि इसी मेंटालिटी के साथ तो हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो ये वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट भी क्या सोचता है मैं आपको बताता हूं। वॉलमार्ट अगर खुद से आएगा, वॉलमार्ट का अगर इंडिया में बिजनेस करना है, खुद से आएगा, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे विदेशी कंपनी, वही फिर लोकल ग्लोबल वो सब शुरू हो जाएगा। ये अच्छा है ना, यहाँ की जो कंपनी 100% उसको ले लो, लोगों को यह लगे ये तो फ्लिपकार्ट की है। हम कस्टमर क्या सोचेंगे, अरे मैं फ्लिपकार्ट का लूं या अमेजोन का लूं। ऐसा हम लोग, क्यों अमेजोन तो बाहर की अमेरिका की कंपनी है और फ्लिपकार्ट अपनी कंपनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अमेजोन भी अमेरिका की है, फ्लिपकार्ट भी अमेरिका की है, और वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 है जो भी बिजनेस कर रहे हैं। वैसे हर, आपको क्या लगता है, ओला सेम वो उबर की कॉपी है, लेकिन आज की तारीख में ओला की जो ओनरशिप है, ये दोनों यहाँ पे दो लोग हैं, भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। इनके पास कितने पैसे हैं अभी, इनके दोनों की जो इक्विटी है वो मिला के 10% से भी कम है। सॉफ्ट बैंक 22%, मैट्रिक्स 12%, टाइगर ग्लोबल 20.5%। ये ओनर इस कंपनी का। अगर आपको लगता है कि ओला बहुत अच्छा काम कर रही है, उबर से भी कुछ देशों में अच्छा काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश की कंपनी इतना अच्छा काम कर रहा है। ये ओनर है, ये जापानीज कंपनी जो सॉफ्टवेयर, वो ओनर है जो कर रही है और बिजनेस कमा रही है, पैसे कमा रही है। पेटीएम, पेटीएम एक ऐसी कंपनी की जहां विजय शर्मा के पास 10% से ज्यादा है। बाकी के सभी कंपनियों में आप अगर देखोगे तो ये जो प्रमोटर है उनके पास तो बहुत कम परसेंटेज बचे। ये ड्रीम 11 आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट अगर कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन वही यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी 1 बिलियन नहीं, उसका भी $2.5 बिलियन है। इस ड्रीम 11 में भी अगर आप देखो तो सभी चाइनीज वो सब वो उनकी मालकी है। और मुझे समझ में ही नहीं आता कि ड्रीम 11 है क्या, यानी ड्रीम 11 एक गेम है या ड्रीम 11 जुगाड़ है, सट्टा है, जो होता था पहले कि कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, कितना लगाएंगे आप, और वो एकदम प्रॉपरली उन्होंने करके रखा है। और हमारे कितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है 50 रुपए डालने से। जो करना चाहिए स्टार्टअप से वो नहीं कर रहे हम लोग। खेती की तरफ देखो, लोगों के एजुकेशन की तरफ, वो नहीं, ये ऐसा कुछ करा कि पैसा कमा रहे हैं, हमको लग रहा है अपनी कंपनी बड़ी हो रही है, और कमा रहे हैं बाहर के लोग। और ये सब वैल्यूएशन है, देखो ये सभी इंडियन स्टार्टअप्स है। किसी भी कंपनी में जाइए आप, किसी भी कंपनी में जाइए, उस कंपनी का ओनरशिप, उसकी
जो शेयर्स है, इक्विटी है, उसकी ओनरशिप आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में ओनर है। अब ये देखिए ये कंपनियां जो आपको लगती है भारतीय है, उसमें बहुत बड़ी मालकी है चाइनीज इन्वेस्टर्स की। बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम इलेवन, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ इसमें उनकी ओनरशिप है। ये जापानीज कंपनी है। इस जापानीज कंपनी अन अकेडमी, बायजूस, ये सभी कंपनियां, ये सभी मिला के अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जो आज की तारीख में हमारे देश में जो भी $1 बिलियन कंपनी, जो भी यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग बोल रहे हैं कि देश तरक्की की राह पर जाएगा, वो यूनिकॉर्न क्या कर रही है? तो यूनिकॉर्न सिर्फ दिखाने के लिए अपनी है, उसमें ओनरशिप उन लोगों की है। आप पढ़िए जरा इसको, आप जाके इसके पढ़िए, अभ्यास कीजिए तो आपको पता चलेगा किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। और एक विशेष साइकिल होता है, देखो विशेष साइकिल यानी क्या? दलदल होता है, दलदल। एक बार पहली बार अगर आपने इनसे पैसा लेंगे ना, उनके लोग आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर, और आगे के आखिर तक आप किनसे पैसा लेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ ये लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी वेंचर कैपिटल से आपने पैसे लिए तो बस आपका हो गया। और इनका काम ही ऐसा है, ऐसे लोगों को ढूंढना। आपको क्या लगता है कि एमसीएल में हम लोग क्या कर रहे हैं? एमसीएल ये कर नहीं सकती थी क्या 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले? बिल्कुल नहीं करेंगे। एमसीएल बिल्कुल कभी भी इन लोगों से पैसा नहीं लेगी। एमसीएल किसी भी, कोई भी हमारी स्टार्टअप हो, एमसीएल बायोफुल स्टार्टअप, कोई भी हमारा एमबीएस हो, कोई भी हमारा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट हो, इसमें भी जो पैसे आएंगे ना वो हम खुद लगाएंगे, खुद लाएंगे। भले उसकी थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ा सा वक्त लगे, मेहनत लगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये सभी कंपनियों के ऊपर मालकी जो है वो हमारे लोगों की रहे। आज हम लोग प्रजासत्ताक मना रहे 4-5 दिन के बाद। प्रजासत्ताक यानी हमारी पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा जो अधिकार है, पूरा देश चलाने का अधिकार हमने लोगों के हाथ में दिया था इस दिन। तो क्यों ना ऐसा दिन हम लोग अर्थव्यवस्था में बनाए? क्यों ना हम लोग अपनी सभी जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के कंट्रोल में रखे। कभी भी हम लोग एनसीएल की किसी भी कंपनी की मालकी किसी भी बाहर के वाले को देंगे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी जब आपकी एक अच्छी स्टेबल पे जाती है, जब लोग आते हैं, लोग आपको पैसा देते हैं और आपकी एक कंपनी अच्छी बन गई, छोटी नहीं, अभी आपकी एक ठीक ठाक सी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, नोन कंपनी है, ऐसी सपोज बनती है, तब आपको जब उसके बाद जब ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तब आता है कैपिटल मार्केट। तो अगर आपकी प्रॉपर कंपनी है, बैलेंस शीट है, सब कुछ है, लोग जानते हैं, सब कुछ है, और आपको जब चाहिए तो बहुत सारे उसके ऑप्शंस है कि आप कैसे पैसे रेज कर सकते हैं। और सेम है यहाँ, कर्जा भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है। कर्जा में भी बॉन्ड्स है, सबको बहुत कुछ है, डिबेंचर्स है। अब ये अगर मैं कैपिटल मार्केट यानी क्या और कौन किस तरीके से, अगर आपको किस तरीके से आप पैसे रेज कर सकते हो, इसके लिए मुझे अलग से सेशन लेना पड़ेगा। इतना बड़ा विषय है ये कैपिटल मार्केट। लेकिन आज जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है प्राइमरी मार्केट। अभी यानी इस कैपिटल मार्केट के 2 तरह के मार्केट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट यानी क्या? प्राइमरी मार्केट यानी समझिए कि आप कंपनी के शेयर्स जो कंपनी के पास है, जो प्रमोटर के पास हो, वो पहली बार आप इन्वेस्टर को जब देते हैं इस मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। पहली बार जो वो शेयर के पास से लेके इन्वेस्टर के पास जाते हैं, और इसमें जब वो पहली बार नए शेयर्स ट्रेड करने के लिए लाते हैं मार्केट में, बिजनेस करने के लिए लाते हैं, लेन देन करने के लिए लाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले वो पूछते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्या आप लोग क्या, यानी जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, जो इतने साल से हमारे पास साथ में है, पहले उनको पूछते हैं कि हम लोग आपको डिस्काउंट में देंगे, और डिस्काउंट में देते हो राइट्स इशू, कि बाहर का उनका वैल्यूएशन कितने भी हो शेयर्स, लेकिन वो पहले अपने लोगों को पूछते हैं और उनको डिस्काउंट में देते हैं, उसको कहते हैं राइट इशू। दूसरा है प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट। अगर कोई कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, तो वो क्या करते हैं कि जितना उनके वैल्यूएशन है शेयर्स का,
उससे थोड़ा सा डिस्काउंट पे इन लोगों को पैसे दे सकते, इन लोगों को शेयर दे सकते, और इनको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सारी जनता को, सबके लिए, सिर्फ जनता नहीं, जनता, इंस्टीट्यूशन, बैंक, सबके लिए खुला हुआ जो अपने शेयर्स का मार्केट होता है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए बाजार में लाती है, पहली बार, प्राइमरी मार्केट उसको कहते हैं, उस मार्केट को। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कौन से रेट पे आप लोगों को या इंस्टीट्यूशन को शेयर्स देंगे, ये तय करती है आपके शेयर्स का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कौन बनाता है? तो वैल्यूएशन बनाता है, बनाने वाले एक कंपनियां है, इंस्टीट्यूशन है, जो सेबी जिसको ऑथराइज करती, कि हाँ आप एक क्लास 1, क्लास 2, ऐसे उसे क्लासेस भी है कि आप वैल्यूएटर हो, आप इस कंपनी को, इसका वैल्यूएशन कर सकते हो। इसके साथ आता है एक अंडरराइटर। आपने सुना होगा अंडरराइटर करके एक, कोई भी आईपीओ जब आता है ना, तो वहां एक अंडरराइटर करके एक ब्रैकेट में या ब्रैकेट के अलावा एक अंडरराइटर करके होता है। अंडरराइटर हमेशा एक बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंकर होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है। वो कंपनी को ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपके ये शेयर्स मार्केट में सपोज जितने चाहिए आपको, अगर आपको 10 लाख शेयर्स बेचने, आप नहीं बेच पाए तो हम लोग खरीदेंगे। अगर वो कम के किसी पैसे से जा रहे तो हम लोग खरीदेंगे। तो आपकी गारंटी लेके एक अंडरराइटर आपके साथ आईपीओ में आता है। दूसरा, इस आईपीओ के साथ आप तैयार करते हैं एक प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रोस्पेक्टस यानी क्या? तो ऐसा समझे कि जब आपको ये शेयर देने हैं लोगों को, तो आप एक ब्रोशर तैयार करते हैं, जैसा हम लोग करते हैं ब्रोशर। आपकी कंपनी क्या है, कब से चालू हुई, आपकी कंपनी की क्या क्या इतने सालों में आपने क्या क्या किया, क्या आपके नंबर्स है, क्या प्रॉफिट्स है, आगे वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं, कौन लोग हैं जो की पर्सन है जो इसको मैनेज करते हैं, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन जिस बुकलेट में या जिस ब्रोशर में रहती है उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। अब ये हुआ सेकंड, प्राइमरी मार्केट। दूसरा टाइप का मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी क्या? तो सेकेंडरी मार्केट यानी हुआ एक बार कंपनी ने अपने शेयर्स लोगों में दिए, इस मार्केट में दिए, तो एक दूसरे के साथ जो हम लोग व्यवहार करते हैं ना, वही इंट्राडे वाला, एक इन्वेस्टर के साथ दूसरा इन्वेस्टर, दूसरे के तीसरे, जो चलता है हर दिन। आईपीओ का वगैरह कैसा होता है कि आप एक कोई पर्टिकुलर दिन में वो आईपीओ लॉन्च करते, ओके। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एक बार वो चला गया तो उसके बाद आप हर दिन कितने भी शेयर्स, आज आपने 50 खरीदे, 100 बेचे, ऐसा सब वो चलता रहता है। इसके अलावा अभी हमारे ये जो सभी मार्केट है जिसमें शेयर की लेन देन होती है, इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, नहीं तो शेयर मार्केट। अभी कैसे हमारे गांव में, शहर में कैसा होता है, कपड़ा मार्केट होता है, सब कपड़े की दुकानें होती हैं। सोने का मार्केट रहता है, ज्वेलरी का मार्केट, सब ज्वेलरी की दुकान रहता है। कोई ऐसा ऐसा होता है कि जब भाजीपाला, आई मीन मंडी मंडी होती है, जिससे जहां सिर्फ सब्जियां वगैरह सब कुछ मिलता है। वैसे ही जहां शेयर्स, सिर्फ शेयर्स का धंधा होता है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है, उसे कहते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। हमारे यहां सबसे पहले, यानी इस शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे ना, दो टाइप के शेयर मार्केट पहले पहले हुआ करते थे। एक नेशनल लेवल के शेयर मार्केट और दूसरे रीजनल, जो स्थानिक लेवल के शेयर मार्केट होते। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अभी इतनी बेहतर बन गई है, सभी शेयर्स अभी डीमोनेटाइज हो गए, यानी शेयर्स को अभी फिजिकल लेवल में है नहीं। वो शेयर्स अभी आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने पे बैठ के आप किसी भी कंपनी का शेयर्स ले सकते हो, दे सकते हो, सब डीमोनेटाइज है, डिजिटल है। तो तब से फिर अभी कुछ प्रमुख जो शेयर मार्केट है जो भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पुराना, वन ऑफ द पुराना मैं बोल सकता हूं, और सबसे बड़ा शेयर मार्केट अगर भारत में कोई है तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वह है बीएसई, जो मुंबई में है। 1875 से लेके ये है, लगभग 5,500 कंपनियों से ज्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ये शेयर मार्केट की शुरुआत बहुत पहले 1875 में बनियन टेक पेड़ के नीचे हुई थी। वह एक टाउन हॉल है साउथ बॉम्बे में, एंड में। तो वहां एक पेड़ के नीचे सभी व्यापारी लोग आते थे और धंधा करते थे। और जैसे जैसे फिर वो बढ़ने लगा विस्तार, तब फिर उन्होंने अपना वो कारोबार शिफ्ट किया एक बिल्डिंग में, और तब फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उसकी शुरुआत हो गई।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे हुआ कि कुछ लोग इतने स्ट्रांग बन गए जो कुछ मैनिपुलेशन भी करने लगे। मैनिपुलेशन है, आप समझ सकते, थोड़ा सा इधर उधर करने लगे। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पूरे जो खरीदारी है, जो बिजनेस है, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इसलिए 1992 में भारत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके दूसरा ऐसा एक्सचेंज शुरू किया जो 100% डिजिटल था, 100% ट्रांसपेरेंट था, और एक व्यवहार होने के लिए कुछ सेकंड लगते थे, या एक सेकंड में 200-300 ऐसे व्यवहार हो सकते, इतना फास्ट अभी ये एक्सचेंज बन चुका है। 1900 से भी ज्यादा कंपनी इस पे लिस्टेड है। तीसरा जो अभी शुरुआत हुई है 2017 में, वो है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो अहमदाबाद में है। यहाँ इंटरनेशनली कोई भी आदमी भारत की किसी भी कंपनी से शेयर का लेन देन कर सकता है। अभी भारत में ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ भी दिन है तो अमेरिका में रात है। तो ये ऐसा एक्सचेंज है कि जो 24 घंटों में से 22 घंटे शुरुआत होती चालू रहता है, यानी आप कभी भी इसे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगला है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 2003 में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी जो एक्सचेंज है वो 100% मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। ये मैक्सिमम नॉन फेरस मेटल्स यानी सोना, चांदी, बाकी एनर्जी, ये सभी जो कमोडिटीज है उसके साथ काम करते हैं। इसके अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यहां भी सभी अलग अलग कमोडिटीज, सभी जो ग्राहकों को जो चीजें लगती है वो, एंड एग्रीकल्चर। आजकल एग्रीकल्चर की भी बहुत सारी चीजें हैं जो कमोडिटीज है वो इस पे लिस्ट होती है। तो आज कांदा का भाव इतना है, इसका भाव इतना है, ये सब इस पे चलता रहता है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी सेम कमोडिटी में काम करती है, मुंबई में स्थित है। इसके अलावा है एक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, बाकी एनबीएफसी है, जो पैसा देती है और पैसे में फिर लोन का व्यवहार, शेयर, ये सब को होती है ना, वो सब यहाँ ट्रेड होती है उनके शेयर्स, और वो एक्स एमएससी करके नाम से जाना जाता है, और वो भी मुंबई में है। इसके अलावा कोई बहुत सारे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है जो अभी काम नहीं करते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। अब ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी बहुत पहले का है, बॉम्बे से पहले। यानी आपने सुना, अगर आपको मालूम होगा तो भारत की ब्रिटिश लोगों की पहली राजधानी पहले मुंबई नहीं थी, वो पहली थी ये कलकत्ता। तो ये कलकत्ता भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी फिर से उसके ऑपरेशन बहुत कम हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट अभी सेबी ने उनको कहा कि आप बंद कीजिए, लेकिन वो अभी तक बंद नहीं हुआ, डोरमेंट है, लेकिन कोई भी व्यवहार, बिजनेस इसमें नहीं हो रहा है। अहमदाबाद बंद हो चुका है। अहमदाबाद भी बॉम्बे के बाद दूसरे स्थान पे सबसे पुराना ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो 1947 में चालू हुआ, लेकिन अभी बंद है। गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज जो असम का है, 1983 में चालू हुआ, वो भी एक था रीजनल। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था। पुणे स्टॉक एक्सचेंज जो पुणे के और उस एरिया में काम करते थे। मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था। वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज जो एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो उत्तर प्रदेश में था। बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज जो बैंगलोर में था। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज जो मद्रास में था। कोचिन स्टॉक एक्सचेंज जो केरला में था। तो ऐसे कई सारे स्टॉक एक्सचेंज जो तब होते थे जब रीजनल आपको डॉक्यूमेंट्स दो, आपको शेयर्स दो, फिजिकली दो, सब कुछ दो, उन दिनों की सब बात है। अभी ये सभी कुछ सिमट के आ गया है, यही जो मैंने बताया उसी 5-6 स्टॉक एक्सचेंज पर। पूरे दुनिया में दोस्तों जो स्टॉक एक्सचेंज, जो ये स्टॉक का जो कारोबार है पूरी दुनिया का, इसमें जैसे हमने देखे कि हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ इंटरनेशनल भी, नेशनल है, इंटरनेशनल है और रीजनल है। वैसे हर देश में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस अगर किसमें होता है तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सब नंबर 1 है अमेरिका में, दूसरा है चाइना, जापान, बाद में फ्रांस, और बाद में इंडिया का नंबर आता है। तो ऐसे, लेकिन अभी इंडिया का जो कारोबार है, बिजनेस, वो थोड़ा अभी
बढ़ रहा है। और हमें पता है कि पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में अपना हिस्सा 3% है। तो वैसे ही ये जो स्टॉक का जो कारोबार चल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें भी भारत का जो व्यापार है वो लगभग 3% है। लेकिन दोस्तों एक क्लब है, इसमें पूरी दुनिया में 16 ऐसे स्टॉक मार्केट्स है जिनका व्यापार $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, और जिन्हें हम लोग कहते हैं $1 ट्रिलियन क्लब। और सिर्फ 16 स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया में जिनका बिजनेस इतना ज्यादा होता है। और आपको सुन के ताजुब होगा, लेकिन हमारे देश के ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई, ये दोनों उस $1 ट्रिलियन में शामिल है, क्लब में शामिल है। हमने इंडेक्स भी सुना होगा ना, इंडेक्स, बीएसई का इंडेक्स बड़ा कम हुआ या एनएसई का इंडेक्स बड़ा कम हुआ, आज का ये रेट हुआ, ऐसा सब होता है। तो क्या है इंडेक्स, और हर दिन लोग क्यों देखते हैं कि क्या हुआ, आज का क्या हाल है, मार्केट का क्या हाल है, बाजार का क्या हाल है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये जैसा ऐसा समझे कि हमारे घर में चावल होता है, चावल आप पकाते हो, और चावल पकाए कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, तो थोड़ा उस चावल को लेके हाथ में देखते हो कि पकाए कि नहीं, तो आपको पता चलता है कि पूरा ये जो चावल है वो भी पक रहा है बर्तन में। वैसे ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,500 से भी ज्यादा भी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें कुछ 30 ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई की है, 30 कंपनियां जो स्टेबल है, स्ट्रांग है, जो अलग अलग सेक्टर से, ऐसे नहीं एक सेक्टर से सभी कंपनियां अलग अलग सेक्टर को दर्शाती है। ये 30 कंपनियों को लेके एक इंडेक्स भारत सरकार ने बनाया है, या इस स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है, जिसे कहते हैं बीएसई इंडेक्स। और पिछले साल सितंबर में हमने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया, वो है 60,000 जो उसकी इंडेक्स है उसको पार किया। 1983-86 में इसकी शुरुआत हुई इंडेक्स की, और आज की तारीख जब शुरुआत हुई तब 100 से शुरुआत हुई थी, और अब ये 60,000 बन चुका है। तो इतना व्यवहार इतना बन चुका। तो ये सेंसेक्स जो है, ये 30 कंपनियां क्या करती है, उनका सेंसेक्स क्या है, इसके ऊपर आपको पूरा पता चलेगा कि पूरे बिजनेस में क्या हो रहा है। वैसे ही एनएससी में अगर आप देखोगे तो एनएससी में है निफ्टी, अगर आपने सुना होगा निफ्टी 50, ऐसा उनका इंडेक्स है। तो एनएससी में उन्होंने उनकी जो कंपनी है उसमें से 50 ऐसी कंपनियां निकाली, अलग अलग सेक्टर की, स्ट्रांग, अच्छी। तो उस 50 कंपनी का अभी आज क्या हाल है, तो वही उसको ही कहते हैं हम लोग एनएससी इंडेक्स। वो आ गया है, कम है, ऐसा है। तो दोस्तों ग्रोथ कैसी होती है, कंपनी की ग्रोथ कैसी, कोई कंपनी एकदम एकदम आई मीन धीरू भाई अंबानी साहब की जो स्टोरी है कितनी इंस्पायरिंग है रिलायंस ग्रुप की, कि कितने छोटे से इसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लोग कहते 500 रुपए के साथ शुरुआत की थी, उनकी खुद की अपनी स्टोरी, आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी। तो उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है, शेयर्स कैसे उन्होंने तैयार किए, कैसे वो शेयर्स बढ़े, कैसे उस शेयर्स का वैल्यूएशन वगैरह बढ़ा, वो समझना है दोस्तों। और हमें यह भी समझना है कि कैसे हम अपने हर कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, कैसे हमारी हर एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप कंपनी एक 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी, कैसे हमारे शेयर्स चाहे वो एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप के हो, चाहे वो एमपीओ के हो, कैसे हम लोग अपनी कंपनी के साथ इतने सारे लोगों को भी संपत्ति बढ़ाएंगे। क्यों मैं कहता हूं कि आप शेयर्स लो। देखो एक समय ऐसा था कि हम लोग बोलते थे कि आप लोगों को बताओ, लोगों को बोलो कि शेयर्स लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स लो। तो भाई ऐसा नहीं था कि वो शेयर से हम लोग उस पैसे से हम लोग कंपनी बनाने वाले या फैक्ट्री डालने वाले। लेकिन ऐसा होगा कि जब एक कंपनी ग्रो करेगी तो उसके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो करेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ इसलिए अमीर बनेंगे कि हमारे शेयर्स उनके पास है। ओके, तो ये कैसे होगा ये हम देखेंगे। और मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं, देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, नंबर 1, इसलिए मैंने ये दोनों आधे आधे इसमें डाला है, तो आप इसको पढ़ना चाहिए, वो मैं चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बार बार कि कोई कितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो बाहर, कोई भी कितना ही कड़क, कोई सीएस कुछ भी बोले, आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है हमारा ये जो आदमी, हमारा ये जो किसान है, हमारा ये जो राजा है, बस उसका ख्याल रखो आप। ये बाकी नंबर्स वगैरह सब भूल जाओ, आप चिंता मत करो उसकी।
हर किसान को उसके जमीन से ज्यादा उसको पैसा मुनाफा आपको करवा के दो। जो लगता है उसके लिए काम करो, मेहनत करो, हम लोग सब उसके लिए करते हैं। तो ये कंपनी हम लोग आसान से, हर कंपनी भारत की हर तहसील की कंपनी कम से कम 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। और आप सोचिए कि अगर हमने अपने तहसील की हर कंपनी 10,000 करोड़ की बनाई तो हमारा देश अपने आप दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी हो जाए, जिसकी हम लोग योग्यता रखते हैं, सिर्फ ख्वाहिश नहीं करते। और थे हम लोग 90% ऑफ द टाइम इंडिया वॉज बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया का 30 से 40% जीडीपी उत्पन्न हम तैयार करते थे, हम भारतीय तैयार करते थे। आप भूलिएगा मतलब। और फिर से कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोग हमारे इस किसान का ख्याल रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार फिर से, और जानते हैं कि कैसे हम अपनी कंपनियों को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। हर कंपनी को हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।